Hello everyone, this is Vikram Dharia and welcome to our course Screenplay Acting। तो हमारे इस कोर्स में आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में हम स्टैनिस्लावस्की मेथड के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने पिछले सारे लेसन्स देखे हैं तो उनमें जो बातें आपने सीखी हैं, अब वो सारी बातें आपके सामने एक तरह से आप रिपीट होंगी और आप कहेंगे कि ये ऑलरेडी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जो बड़े बड़े थिंकर हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो बातें जो मैं आपको बताऊंगा तो आप ये सोचेंगे कि हमने ये पहले चीज कवर कर ली है ना। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो एक के धीरे धीरे हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। और हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे तो हम उनको यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में, जैसा कि हम अपनी क्लास में कहते हैं, ज्यादा समय ना गवाकर हम यहाँ पर कोर्स का अपना पार्ट शुरू करते हैं। चैप्टर 7 है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। और आज हम इस लेसन में जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्योर तरह से बेसिकली प्रैक्टिकल प्रैक्टिस स्टैनिस्लावस्की मेथड के बारे में। थोड़ा सा हम उसके जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टैनिस्लावस्की थे उन्होंने या जो हैं हमारे जो टीचर हैं, अ, भले ही इस भौतिक दुनिया में नहीं है, लेकिन एज एन एक्टर आप देखेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ वो रहेंगे और ऑलरेडी जो है उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीख रहे हैं। तो ये देखिए, स्टैनिस्लावस्की के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। रशियन एक्टर थे। फर्स्ट सबसे पहले वो एक्टर ही थे। पहले सबसे पहला उनका काम, वो धीरे धीरे फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही बिकम प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ही वॉज बोर्न इन 1863 इन रशिया। और उसको हम उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एक्टिंग कहते हैं, जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा था कि सबसे पहले जो इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने तो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे देखिए क्या है आपके सामने। कि जब स्टैनिस्लावस का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले जिस तरह की एक्टिंग की जाती थी, जैसे एक्टिंग होती थी, वो एक्टिंग में बहुत ही आर्टिफिशियल चीजें होती थी। ठीक है, तो स्टैनिस्लावस का एक्टर बनने गए, उन्होंने देखा कि यार मेरे पास मेरे साथ बहुत सारे जो दूसरे एक्टर्स हैं वो कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, कितना मतलब अनरियल चीजें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा काम तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ऐसा काम तो मेरे से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ही एक अलग से मेथड को डेवलप करता हूँ। तो स्टेनिस्लावस का सिस्टम टू लिव ए रोल रादर देन परफॉर्म। एक रोल को, एक कैरेक्टर को, रोल हमने पहले पढ़ा है। रोल अगर आप इस लेसन में नए हैं तो आप पिछले इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए, रोल वाला जो लेसन है उसको ध्यान से देखिएगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रोल क्या है। ओके, सो स्टेनिस्लावस्की ने कहा कि टू लिव ए रोल रादर देन परफॉर्म, खाली परफॉर्म नहीं करना है। कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की इनका पूरा नाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टिंग टीचर ऑफ ऑल टाइम, ushered a new era of acting, okay, techniques and teachers in the 20th century. Spiritual realism, emotional memory, dramatic and self analysis and disciplined practice, ये उनकी बेसिकली जो है वो अप्रोच रही है हमेशा। जैसे उन्होंने एक्टिंग को टीच करना शुरू किया, एक्टिंग के बारे में जाना, है ना। इसी सेम चीज को मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है कि बेसिकली इन्होंने अनुशासित अभ्यास, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो जो दृष्टिकोण अपनाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज भले ही जो नए एक्टर्स आते हैं उनके बारे में वो सोचते हैं कि जैसे ही मैं मुंबई गया या कहीं गया रोल लेने के लिए या फिर ऑडिशन देने के लिए, तो वैसे उनको मेन लीड का रोल मिल जाएगा। ऐसा उनका मानना है, बिना सीखे हुए, बिना कुछ किए हुए। ऐसा उनके अंदर सेल्फ एक ऑब्सेशन कह लीजिए आप, वो होता है। बट जो कि सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो चीज सीखनी है जिस चीज को आप करने जा रहे हैं, है ना। तो कई बार बताया जैसे कि जैसे हर प्रोफेशन में की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो वैसे ही एक्टिंग की भी एक ट्रेनिंग होती है। तो वही बातें हम यहाँ पर दोबारा देखेंगे और आप जानेंगे कि ये सारी बातें तो ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन वो उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया कि ये बातें किसने कही। अब जो है वो आपके सामने यहाँ पर
ये सारी बातें बहुत इजीली इजीली इजी इजी मैनर में आपके सामने चलती जाएंगी। ओके, सो स्टैनिस्लावस का सिस्टम एज एन एक्टर, स्टैनिस्लावस का सॉ ए लॉट ऑफ बैड एक्टिंग, बहुत ही उन्होंने बुरी एक्टिंग देखी अपनी लाइफ में। अपने जो साथी, जो उनके साथ में जो एक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ही एक अलग तरह की एक बैड एक्टिंग जिसको हम कहते हैं, वो उस उनको उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया, और जिसे वो बेसिकली आर्टिफिशियल का कहते थे। तो स्टैनिस्लावस का ये चाहते थे कि जो एक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स जो है वो पे काम करें, लेकिन बाहरी रूप से नहीं, भीतरी रूप से, है ना। ही wanted actors to work on characters from the inside instead of the outside and thus create more of a true or real परफॉर्मेंस, है ना, जो कि आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो ये सबसे पहले उन्होंने देखा और ये फाइंड आउट किया कि जितना भी उस वक्त थिएटर हो रहा था, जितना भी उस वक्त जो है वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए कोई स्टोरी देखने जाएंगे या परफॉर्मेंस देखने जाते थे, उसमें बहुत ज्यादा जो है अनरियलिज्म या आर्टिफिशियल जो चीजें हुआ करती थी, जो कि उनको सबसे पहले चुभी। अब देखिए यहां पर कि स्टैनिस्लावस का एक थॉट प्रोसेस टुवर्ड एक्टिंग डिफर्ड ग्रेटली फ्रॉम द वे एक्टर्स ट्रेडिशनली अप्रोच्ड देयर रोल्स। तो ट्रेडिशनली, एक पारंपरिक रूप से जिस तरह से एक्टर्स अपने रोल के लिए रोल को प्रिपेयर करते थे, स्टैनिस्लावस्काई ने उस पूरे सिस्टम को जो है वो बदल दिया। आप देखेंगे जितने भी दूसरे जो थिंकर्स हैं, जो बाद में इनके जिन्होंने काम किया इस अप्रोच पर, उन्होंने कहीं ना किसी एंगल से स्टैनिस्लावस्काई की थ्योरी को एक्सेप्ट किया और उसको थोड़ा सा चेंज करके अपनी एक नई थ्योरी दी, है ना। तो वही चीजें यहाँ पे हम देखिए, व्हाट इज इट, मतलब ये है क्या, ये चीजें देखिए यहाँ पे कि जो जो सिस्टम है स्टैनिस्लावस्काई का, बार बार बोलते हैं स्टैनिस्लावस्काई, कितनी बार सुनने को आपको मिलेगा, बट द स्टैनिस्लावस्काई सिस्टम इज एन इंटेंस कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोसेस that strives to make a performance real and not artificial। इसमें क्या चीजें हो जो उन्होंने देखी, जो हमने पहले पढ़ी थी, जो हमने जिसके बारे में डिस्कशन काफी हमने पिछली क्लासेस में की है। उन्होंने क्या कहा कि ब्रिंग एन एक्टर्स एक्सपीरियंस इनटू द रोल, जो भी जीवन का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो उस रोल में हमें जो है वो आ, डालना है, लेकर आना उसके अंदर, और अपनी जो इमेजिनेशन को है और ज्यादा इंक्रीज करना है। तो ये एक्सपेंड एन एक्टर्स इमेजिनेशन, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। तो ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए इसी में देखिए स्टैनिस्लावस का एक बहुत ही मतलब ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू मेक ए कैरेक्टर ट्रू द कैरेक्टर मस्ट बी अप्रोच फ्रॉम द इनसाइड। अगर आपको किसी किसी बिल्कुल रियल कैरेक्टर को परफॉर्म करना है, तो आपको ये गांठ बांध के बहुत ही एक तरह से एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बिठाना पड़ेगा कि आपको उस कैरेक्टर को अंदर से फील करना पड़ेगा, ना कि आप सिर्फ ऊपरी तौर पर सतही तौर पर आप जो है उस चीज को खाली डायलॉग याद करें और कैमरे के सामने जाके बोल बोल दें। वो फिर आपका जो है करेक्ट, वो सिर्फ आपका एक ये कह सकते हैं कि काम आपने किया, बट वो सही ढंग से काम आपका नहीं माना जाएगा एज एन एक्टर, अगर आप आगे बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करना चाहते हैं इस लाइन में। तो अब दैट मीन्स ड्राइंग ऑन द रियल इनसाइड लाइफ ऑफ द एक्टर, मोस्ट स्पेसिफिकली ड्राइंग ऑन मेमोरीज। तो जो भी एक्सपीरियंस, जो भी मेमोरीज आपके पास है, वहां पे आपको उस मेमोरीज को अंदर से क्रिएट करना है, जो उस वक्त उस स्क्रिप्ट के अंदर कैरेक्टर के जो डिमांड होगी, जिस तरह की उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, जो सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से आपको वो मेमोरी आपको बेसिकली निकाल कर लेकर आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी उन्होंने ये कहा स्टेनिस्लावस्काई ने कि जब भी आप किसी कैरेक्टर के बारे में पूछना चाहें, सवाल पूछना चाहें, तो आपको क्या करना है, आपको ये सवाल खुद से करना है कि अगर मैं होता तो, है ना, कि अगर मैं ये चाहता तो, अगर मैं ऐसा चाहता तो मेरी क्या रिएक्शन होती, अगर मैं यहां होता तो मैं कैसे बिहेव करता, अगर मैं ये होता तो मैं कैसे जो है वो बिहेव करता। ओके, इट इज ऑल इन ऑर्डर टू अचीव ए सेंस ऑफ ट्रुथ। ये सारी जो चीजें हैं, उन्होंने कहा स्टेनिस्लावस्काई ने, कि बेसिकली हमें एक साथ लेकर आनी है ताकि हम सच्चाई के बिल्कुल करीब आ सकें। लर्निंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड द आर्टिफिशियल। ऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को कैसे सुधारेगी यहाँ पर। उन्होंने स्टेनिस्लावस्काई बिलीव दैट देयर वर नेचुरल लॉज ऑफ एक्टिंग विच वर टू बी ओबेड, है ना। कोई आर्टिफिशियल लॉज नहीं है, एक प्राकृतिक तरीके हैं, जैसे बच्चा होता है वो नेचुरल एक्टर होता है, ठीक है, ऐसे ही आपको भी एक नेचुरल वे को फॉलो करना है, नेचुरल जो अप्रोच है उसको फॉलो करना है, ये उनका मानना था।
अब देखिए, अब हम देखते हैं कि कुछ गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं कई बार, है ना, वो कहाँ लिखी होती है, वो आपके स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं। द गिवन सर्कमस्टांसेस आर द कैरेक्टर डिटेल्स इन द स्क्रिप्ट, द फैक्ट्स द प्ले राइट गिव्स द एक्टर। यहाँ पे प्ले राइट, बिकॉज स्टैनिस्लावस्काई ने मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी लाइफ में अपनी देखिए जो स्टेज प्लेज हैं उन पे फोकस किया है। बट क्योंकि अभी हम स्क्रीन एक्टिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन एक्टिंग को समझने के लिए हमें यहाँ थिएटर वाला जो सारा जो कंटेंट है वो हमने स्क्रीन एक्टिंग में यहाँ पे डाला है। ठीक है, जो ये सारा जो पार्ट है हमारा, जो एक्टिंग को समझना है, वो सारा पार्ट हमने, बिकॉज उस वक्त जो है जब वो थे, उस वक्त जो है इतना ज्यादा कंटेंट नहीं बनता था, और ऑब्वियसली इतना ज्यादा फिल्म्स या स्क्रीन का काम नहीं होता था, बट कंसेप्ट तो सेम ही है ना एक्टिंग का। तो वो सारा कंसेप्ट उसमें आज के समय में हमने उसको एक तरह से अक्वायर किया है, लिया है। अब जो राइटर है, जिसको हम स्क्रीन राइटर कहते हैं, उस वक्त जो प्ले लिखते थे उनको प्ले राइटर कहते थे, प्ले राइट जो है वो। तो उन्होंने हमें, प्ले राइटर ने या स्क्रीन राइटर ने हमें क्या बताया है, प्ले की या फिर उस जो स्टोरी है उसकी लोकेशन क्या है, टाइम पीरियड ईयर, ठीक है, और किस समय में का वो जो थीम है, और कौन कौन से जो लोग हैं आपके साथ हैं जो ये इस पूरे कहानी के अंदर अलग अलग जो किरदार निभा रहे हैं। ऑलरेडी हम कितनी बार ये हमने पिछले लेसन में कर चुके हैं, बस यहां से उसको कोरिलेट कर देना है आपने। ठीक है, ये प्ले के लिए है ऑब्वियसली। ठीक है, आपको ये कोई बता नहीं, आपको स्टेनिस्लावस का ये स्क्रीन एक्टिंग में लोग ऐसे ही घुसा देंगे आप मतलब वो चीज कि स्क्रीन एक्टिंग के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने स्क्रीन एक्टिंग के लिए नहीं कहा, उन्होंने प्लेस के लिए कहा जिसमें एक्टिंग होती है, एक्टिंग के लिए कहा, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो स्क्रीन एक्टिंग और प्लेस में, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, फर्क होता है एक्टिंग में, और जो बेसिक जो एक चीजें होती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, बाकी सभी चीजें सेम होती हैं। अब एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट थ्रू एक्शन। अब ये जो चीजें हैं, दिस हेल्प्स द एक्टर अंडरस्टैंड द एम और द मेन आइडिया ऑफ द प्ले, ऑफ द कंटेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको 5 Ws बताए थे, वे डू आई, है ना, वाई डू आई, हाउ डू आई, ये हाउ देखिए कि मैं यहाँ पे कैसे हूं, ठीक है, हाउ डू आई डू इट। तो ये सारी जो चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो मैंने आपको आपके ये जाने बिना आपको बता दिया कि ये सारे जो चीजें ऑलरेडी हम जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये स्टैनिस्लावस्काई मेथड के ऊपर बेस्ड थी। 5 Ws, फिर H, है ना, 5 Ws याद है ना आपको? अगर याद नहीं है तो पीछे आप प्लेलिस्ट में जाके दोबारा वो वीडियोस, दोबारा वो क्लास देखिए, आपको पता चलेगा कि 5 Ws का मीनिंग यहाँ पे क्या है। ओके, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए, एडेप्टेशन, ये एक नई चीज। ये देखिए, अडेप्टेशन, आपको लग रहा है कि ये जो स्क्रीन के आपके सामने ये कंसेप्ट जो है ये कुछ नया है, नहीं, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, एडेप्टेशन में मतलब बेसिकली क्या करते हैं, आप खुद को जो है वो उस कैरेक्टर के अनुरूप ढालते हैं। ठीक, जिसके अंदर एडेप्टेशन रिक्वायर्स द एक्टर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कितनी बार मैंने आपको बताया कि आपको खुद से सवाल पूछने हैं, है ना, कि व्हाट मेक्स दिस सर्कमस्टांसेस, कि क्या ये जो सिचुएशन है ये किसकी वजह से है, कि या ये किसने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है, क्यों क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट किया है। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ अडेप्टेशन इज टू अलाउ द एक्टर टू ट्रांसमिट इनविजिबल मैसेज दैट कुड नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। तो जब आप ये सवाल आप खुद से पूछेंगे, आप अडेप्ट करेंगे उस करेक्टर के अनुरूप जो लिखा गया है, तो धीरे धीरे ये सवाल आपके माइंड में आएंगे और आप धीरे धीरे आप उस करेक्टर के अकॉर्डिंग जुड़ते जाएंगे। ओके, अब इनमें एक चीज होती है, जब आपको कोई किरदार किरदार मिलेगा और वो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप एडेप्टेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे आप, तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनकही होती हैं, जिनको हम सब टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, उन सब टेक्स्ट को भी आपको जो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो मैं उसका एग्जाम्पल आपको भी बताता हूँ, वो सब टेक्स्ट क्या होते हैं। अ, उन सब टेक्स्ट को हम देखें यहाँ पे कि यूनिट्स ऑफ एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ, सबसे पहले ऑलमोस्ट जैसे कि हम ऑलरेडी ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं कि स्टैनिस्लावस्काई मेथड ने में कैसे इन चीजों को अलग अलग दिखाया गया, बताया गया। नाउ, ब्रेक द स्क्रिप्ट डाउन इनटू यूनिट्स। पूरी स्क्रिप्ट को कुछ यूनिट्स में आप बांट सकते हो, जिसको हम सेक्शंस भी कहते हैं। और एक यूनिट जो है वो इज ए पोर्शन ऑफ ए सीन दैट कंटेन्स वन ऑब्जेक्टिव फॉर एन एक्टर। हर सीन में, ठीक है, या फिर हर यूनिट में
हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। ओके। अब आप देखते हैं कि देयर कैन बी मोर देन वन यूनिट दैट अकर्स ड्यूरिंग ए सीन। एक सीन के अंदर हो सकता है कि कुछ और नए, बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हों। एवरी यूनिट हैज एन ऑब्जेक्टिव फॉर ईच कैरेक्टर। हर यूनिट में हम देखते हैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, हर आपके एक्टर के लिए और को एक्टर के लिए। नाउ एन ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द यूज ऑफ एन एक्टिव वर्ब एंड नॉट नेसेसरीली व्हाट हैपेंस, बट दिस इज व्हाट द कैरेक्टर इज स्ट्राइविंग फॉर। और हम ये भी देखते हैं कि आ, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने एक्सप्रेशंस को, ठीक है, और अपने जो बॉडी को, उसको हमें बेसिकली यूज करना है ताकि हम उस प्रॉपर एक्शन में आकर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें। ये हमारा लक्ष्य जो है वो स्टैनिस्लावस्की मेथड के थ्रू आता है। इसमें फिर एक चीज और उन्होंने बताई, मोटिवेशन। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जोर दिया, स्टैनिस्लावस्की जी ने जोर दिया कि एक्टर जो है बेसिकली वो इमोशन के जरिए, ठीक है, अपने माइंड को कुछ डायरेक्शंस देता है, और माइंड फिर फिजिकल, जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको डायरेक्शंस देते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज करने के लिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा है, स्टैनिस्लावस्की insisted that an actor was either driven by emotions or by the mind to choose physical actions। ना इमोशन मतलब माइंड, ऑब्वियसली माइंड में से जो डेवलप होते हैं ना इमोशन, तो माइंड जो है वो बेसिकली चूज करता है कि फिजिकल एक्शन। आपके सामने चाय का कप रखा है, आप आराम से बैठे हैं और आपका माइंड कहेगा कि कोई डायलॉग बोलते हुए कि मैं एक कप उठाकर इस तरह से जो है वो पीऊं, तो ये आपने वो पीते हुए और डायलॉग भी अपना बोला और एक एक्शन भी कर दिया, आपके माइंड ने कहा है ना, जहाँ पे इमोशंस बेसिकली जहां से शुरू होते हैं। अब दिस इन टर्न अराउज द विल ऑफ द एक्टर टू परफॉर्म द गिवन एक्शन, जैसे मैंने अभी आपको चाय का कप पीने के लिए, एंड दस द विल बिकेम एक्टिवेटेड इनडायरेक्टली थ्रू इधर इमोशन और द माइंड। तो ये जो विल है, सबसे पहले मेरे हाथ बढ़ाकर चाय उठाना और पीना सीन के दौरान, ये मेरे माइंड में जनरेट हुआ, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में जनरेट हुआ। तब मेरी माइंड ने ये मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को थ्रू नर्वस सिस्टम ये डायरेक्शन दी, और मैं सामने से मैंने कप उठाया और मैंने वो ऐड कर दिया। वो सीन में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो आपको मोटिवेशन मिली ऑटोमेटिकली, है ना। आपको ये मोटिवेशन मिली कि आप ऐसा भी कर सकते हैं इस सीन के दौरान, और जो कि अच्छा है, जो कि नेचुरल लगेगा, है ना। कि सामने चाय का कप रखा है तो आप खाली अगर ऐसे बैठे हैं और डायलॉग बोल रहे हैं तो आपका कहेगा माइंड की कि नहीं, ये इसमें थोड़ा सा कमी है कुछ, तो मैं चाय का कप रखा है इसको भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मोटिवेशन जो है वो रियलिज्म को शो करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी स्टैनिस्लावस्की ने जोर दे के बात कही कि मोटिवेशन बिकम इंपॉर्टेंट इन रियलिज्म, इट इज बेस्ड ऑन द सबटेक्स्ट एंड एनी हिडन मीनिंग्स। तो कई बार इसी मोटिवेशन के जरिए भी हम सबटेक्स्ट को बेसिकली कह देते हैं, जो छुपे हुए मीनिंग है उसको भी हम यहाँ पे बोल देते हैं। नाउ सुपर ऑब्जेक्टिव। ठीक। अब किसी भी फिल्म का या कंटेंट का या वेब सीरीज का, वेब सीरीज में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल देखे जाएं तो उस कंटेंट का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, सुपर ऑब्जेक्टिव, जो कि बेसिकली उस पूरी वेब सीरीज का या फिल्म का, जिसके बेसिस पे नाम भी रखा जाता है उस फिल्म का, है ना, कि ये इसका सुपर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो सुपर ऑब्जेक्टिव इज द मेन थीम ऑफ द प्ले और द कंटेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले। अब सारी जो चीजें हो रही हैं उस कंटेंट के अंदर, एवरीथिंग ड्राइव्स टुवर्ड्स द, वो सुपर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ती जाती हैं, आपको लेके जाती है धीरे धीरे। ठीक है। और when all the objectives are strung together in a logical form, a thorough line of action can be mapped out for the character। तो एक सुपर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है, ताकि वो फाइनली उस जो कंटेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपके सामने आपको मिल जाए। सबटेक्स्ट, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं स्टूडेंट्स, पहले भी हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं। सबटेक्स्ट ऐसी जो एक्शंस, ऐसी जो बातें जो कि आपने डायलॉग्स के थ्रू नहीं कहे, है ना, और डायलॉग्स के जरिए ना, आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, आपने फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आपने वो बात कहकर भी
ना कहकर भी वो कह दी, उनको हम सबटेक्स्ट कहते हैं। देखिए, सबटेक्स्ट रेफर्स टू द मीनिंग लाइंग अंडरनीथ द टेक्स्ट और डायलॉग। ठीक है, इट इज नॉट स्पोकन, द सबटेक्स्ट इज नॉट स्पोकन बट इज इंटरप्रेटेड बाय द एक्टर थ्रू गेस्चर, पोस्चर, पॉजेज और चॉइसेस इन द एक्शन। ठीक है, लेकिन सबटेक्स्ट और डायलॉग्स के बीच में बहुत ही एक रिलेशन होता है, ताकि वो जो रिलेशन है सबटेक्स्ट का और आपके डायलॉग्स का, वो एक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करता है। ठीक है। नाउ, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सबटेक्स्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक गर्ल है जेन, मान लीजिए लड़की है जेन, एक्सीडेंटली रन्स इनटू टॉम, एक लड़के के से जाके टकरा जाती है, होम शी फाइंड्स एक्सट्रीमली अनोइंग, और उसको मतलब काफी बुरा लगता है कि मैं उससे नफरत कर दी एक्चुअली, वो जो है पर्सन से। बट स्टिल वो दिखाते हैं कि समाज में कि लोग जो है वो बेसिकली, अगर मैं ऐसे ही अपनी नफरत शो कर दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो सोशल नेसेसिटीज ऑब्लाइज हर टू बी प्रेजेंट टू हिम। तो वो ऐसे मतलब हंस के बोलते हैं कि सॉरी 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 सॉरी, लेकिन अंदर ही अंदर से उसको बहुत उससे नफरत हो रही है, तो वो ऐसे गैशर्स शो करेगी जो कि डायलॉग्स में नहीं होंगे, लेकिन वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, बॉडी जो लैंग्वेज है उसके जरिए, वो सबटेक्स्ट में वो बात कह देगी जो दर्शकों को दिखनी चाहिए कि हाँ, कि असल में लड़की इससे नफरत करती है जी, लेकिन ये ऐसे मतलब फेस बनाकर जानबूझ के मतलब नाइस बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में ये से नफरत करती है। तो ये सबटेक्स्ट जो भी मैंने आपको बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट अवे फ्रॉम टॉम, कि टॉम से उसको दूर जाना, मेन उसका ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन सबटेक्स्ट क्या है, वो पोलाइट और प्लेजेंट एक्सचेंज जो उसने दिया, दिखावे वाला, जो उसने हंसी हंसी, जो हंसी और सॉरी बोला या फिर जो भी बोला, तो ये सबटेक्स्ट में उसने कह दिया, डायलॉग नहीं था कोई। ओके, तो ये सब टेक्स्ट। नाउ इमेजिनेशन के बारे में हम पूरी बातें कर चुके हैं कि हाँ, जितनी फर्टाइल, जितनी उपजाऊ आपके दिमाग की ये जमीन होगी, उतना ज्यादा आप इमेजिन कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप जो है वो बेसिकली फिजिकल एक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे और रियलिज्म की तरफ और ज्यादा बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन भी हमने काफी बार ऑलरेडी पढ़ा है यहाँ पर। फिजिकल apparatus बोलते हैं इसको। देखिए, स्टेनिस्लावस्काई ने इस पे भी जोर दिया कि Stanislavski believed that an actor's body and voice is the physical apparatus that is needed in order for the actor to fully express every nuance and subtle shades of character। ठीक है, कि हमारी जो बॉडी है और जो वॉइस है, ये हमारे apparatus हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं। ऑलरेडी हम पहले इसके बारे में पूरी डिटेल क्लासेस ले चुके हैं, बट ये किसने, ये अभी आपको पता चला कि ये सारी बातें किसने कही, किन्होंने कही, स्टेनिस्लावस्काई ने। अगर मैं आपको पहले ही दिन क्लास में स्टेनिस्लावस्काई के बारे में बताता, उनके थ्योरीज के बारे में बताता, तो आपको बड़ा वो एक तरह से बोरिंग लगता है वो सारी चीजें। तो हम ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, और अब आपने यहाँ पे देखा कि इन सबका कनेक्शन किस किस के साथ है। आज हम अपने इस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के चैप्टर में स्टेनिस्लावस्काई जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगली क्लास में हम ली स्ट्रेसबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे हम यहाँ पे चीजों को धीरे धीरे रिलेट कर रहे हैं। लेंथी प्रोसेस है ना। हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगे, क्योंकि उनको तो आ, जैसे ही उन्होंने सोचा कि वो एक्टर बनेंगे तो सीधा उनको जो है वो काम चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, जब तक आपके पास करोड़ों रुपए ना हो, है ना। तो खैर, ही सॉ द बॉडी एंड वॉइस एज इंस्ट्रूमेंट। ये सारी बातें देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके आप इसको ध्यान से पढ़िए, और आप देखेंगे कि अगर आपने पिछले लेसन अच्छे से पढ़े हैं तो ये सारी बातें वही हैं। बट एक तरह से आपको ये पता चला कि जो मेथड है स्टेनिस्लावस्काई मेथड, उस मेथड में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। ओके। नाउ, मैजिक इफ, ये भी हम कर चुके हैं, मैजिक इफ फार्मूला। मैजिक इफ फार्मूला इन रियलिज्म, वेयर द एम ऑफ द एक्टर इज टू क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ रियलिटी और ट्रुथ ऑन स्टेज। ठीक है, हमें स्क्रीन के सामने, हमें कैमरे के सामने रियलिटी शो करनी है, ट्रुथ शो करना है। ठीक। अब नाउ सपोज करो योर कैरेक्टर इज इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, आपका जो कैरेक्टर किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में है। द मैजिक इफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वुड आई डू। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं। ओके।
सो ओके फाइन। सो मैजिक इफ का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए कि आ, आपका कैरेक्टर एक स्पेसिफिक सिचुएशन में फंस चुका है, और आपको मैजिक इफ का फॉर्मूला यूज करके आपको बेसिकली ये अपने आप से सवाल पूछना है कि व्हाट वुड आई डू इफ आई वर इन द सेम सिचुएशन, कि मैं क्या करूंगा अगर मैं इसी सेम सिचुएशन में होऊंगा तो। ठीक है। और जो ये इफ है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस दौरान आपको, उस समय, ये जो इफ है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी रियल लाइफ से भी जुड़ा होगा, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ा होगा। ठीक है। और अगर आपको रियल लाइफ में वो एक्सपीरियंस होगा या किसी और के का सुना होगा, तो फिर आप उस चीज को अपने अंदर वो लेकर आए और परफॉर्म करें। ठीक है। तो ये मैजिक एप का हमने पहले इसके बारे में भी कवर कर चुके हैं। नाउ ये सारी बातें देखिए वही यहाँ पर अगेन, आप यहाँ पे इसको पॉज करके जब आप अपने पढ़ेंगे ध्यान से इसको, तो यहाँ पर सारी बातें आप पढ़ लीजिए। ठीक है। अब देखिए कि एक छोटी सी एक्सरसाइज भी लिखी है यहाँ पे आपके लिए कि यू आर इन ए प्ले। आप मान लीजिए कि आप एक कोई प्ले कर रहे हैं दैट टेक्स प्लेस एट ए बैंक। बैंक के अंदर वो प्ले हो रहा है, और आप एज योर कैरेक्टर इज फिनिशिंग अप विद द टेलर, कि आपका जो कैरेक्टर आपको कैशियर बनाया गया है, और उस दौरान बैंक रॉबरी हो जाती है। बैंक रॉबर्स बैंक के अंदर आते हैं और आपके सर पर बंदूक तान देते हैं। तो फिर आपने यहाँ पर अपने ऊपर सवाल पूछने की, आपने सोचना है, मतलब ये चीज ना, जब आप खाली इस लेक्चर के बाद बैठे होंगे, आपने ये सोचना है कि अलग अलग, ये तो एक सिर्फ एक एक्सरसाइज है, आप ऐसी ढेरों मतलब सिचुएशंस को सोच के और उसके ऊपर माइंड में जो है उसको बॉडी, माइंड और बॉडी का जो है रिलेशन बनाकर वो आप कर सकते हैं घर में अकेले, कि अगर आप उस सेम सिचुएशन में होते आप क्या करते। आप एक हीरो बनते या एक बुजदिल बने रहते। ठीक है। क्या आप चिल्लाते, वुड यू येल? क्या आप किसी को और के पीछे छुप जाते? क्या आप भाग जाते? ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस कैरेक्टर को बिल्डअप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको ये सारी बातें पहले सोच लेनी, भले ही स्क्रिप्ट में ये लिखा या ना लिखा हो, जैसा कि हम पहले पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि भले ही स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा हो या ना लिखा हो, आपको ये सवाल पूछने ही पूछने हैं। चाहे फिर आपका कैरेक्टर एक डायलॉग का भी किसी भी उसमें पार्ट में या कंटेंट में नाउ, कम्युनियन। ठीक है। स्टैनिस्लावस्की कॉल्ड फॉर एन अनब्रोकन कम्युनियन बिटवीन एक्टर्स। He differentiated between communication with a real person and an imaginary person. With a real person, one is aware of the other's presence and would communicate with them in a natural and realistic way. ठीक है। कि अब देखिए यहाँ पे कम्युनियन मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आ, आप अगर एन एक्टर वुड ऑन आंसर द क्वेश्चन व्हाट इफ वर रियली हियर, कि ऐसी सिचुएशन जो आपको स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है कि आप यहाँ पर हैं, आपने ये सोचना कि वास्तव में अगर मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता, क्या होता मेरे साथ। ठीक है। तो ये एक तरह से आपके को एक्टर्स के बीच में जो एक तरह से एक यूनियन फॉर्म हो जाता है को एक्टर के साथ में। ठीक है। तो वो जो एक पार्ट है वो भी बहुत जरूरी है, और ये चीज भी हम पहले कवर कर चुके हैं, ये चीज भी हम पहले बता चुके हैं। ठीक है। कि अपने को एक्टर की को रिस्पॉन्स कैसे करना है आप, जस्ट अ मोमेंट, अपने को एक्टर को रिस्पॉन्स कैसे करना है आप, वो इमोशन जो वो लेकर आ रहा है वो क्या सही है। हालांकि आपको ठीक नहीं करना उसको, आपको अपना ही पार्ट करना है, वो काम डायरेक्शन टीम का है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या सही बोला, कोई डायलॉग गलत तो नहीं बोला। क्योंकि हो सकता है अगर आपके डायलॉग में जो उन्होंने मिस कर दिया हो वो चीज हो, और आप बोल दें, तो वो चीज ध्यान ध्यान रखना है। ठीक है। कि ऐसा कोई किसी चीज का मतलब किसी प्रॉप का कनेक्शन हो उनके डायलॉग में, पर उन्होंने वो बोला ही नहीं, लेकिन आप वो प्रॉप अपने डायलॉग में बोल रहे हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि मैंने तो वही बोला जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो अगर उन्होंने मिस कर दिया तो फिर आपको भी मिस करना पड़ेगा, या फिर आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कहना पड़ेगा सर ये थोड़ा सा ऐसे था तो इस वजह से तो वो धीरे 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 आप सीख जाएंगे इस चीजें। नाउ टेम्पोरिज्म क्या है यहाँ पे देख, अगेन इसको इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं हमने पिछले क्लासेस में, कि अपने बॉडी के साथ, माइंड के साथ बॉडी के पार्ट्स को
हमारे हाथ पैर मुंह इन सबको एक तरह से रिदम में लेकर आना। ठीक है। नाउ टेम्पो रिदम कैन एक्ट एज ए पावरफुल ब्रिज बिटवीन द इनर एक्सपीरियंस एंड द फिजिकल। आप अंदर जो सोच रहे हैं वो बाहर भी तो शो होना चाहिए ना। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप डांस क्लासेस जाएं, आप म्यूजिक सीखें, स्विमिंग करें या कोई और स्पोर्ट्स करें, ताकि आपके जो बॉडी का माइंड का और जो बॉडी का सिंक बने। उसको हम उसी सेम चीज को स्टेनिस्लावस्काई जी ने टेम्पो रिदम के नाम से डिनोट किया यहाँ पर। ठीक है, कि आपने इमोशंस जो है जो सोच लिए वो बाहर आपकी बॉडी में भी शो होने चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा, स्टैनिस्लावस्काई बिलीव्ड दैट द टेम्पो रिदम वाज एक्सट्रीमली वाइटल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट फिजिकल एक्शन इन ए कॉन्क्रीट एंड ट्रूथफुल मैनर। ठीक है, आपने अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे यहां से जंप लगानी है, और आप जंप लगाने गए तो आपका वहां पोपट हो गया, जंप ही नहीं लगा पाए क्योंकि बॉडी काम नहीं कर पाई। तो वो एक्सरसाइज करनी है, अगर माइंड में जो चीज सोच ली है तो वो आपकी बॉडी वो कर भी पाए, वो सिंक लेकर आना पड़ता है। इसको टेम्पो रिदम के नाम से जानते हैं। ओके। कंसंट्रेशन, इसके बारे में देखिए, आपको मैं डिटेल में यहाँ पे ज्यादा बताऊंगा नहीं। बहुत ही सिंपल ये जो चीज है कंसंट्रेशन, सभी लोगों को पता है कि किसी और ऑडियंस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सेट पर बहुत सारे लोग आपके आमने सामने होंगे, 50-60 लोग पूरी टीम होगी, उनकी हंसी से उनके आपस में खुसर फुसर करते रहते हैं वो लोग। उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको अपने काम पर फोकस करना है। कंसंट्रेशन से आएगा वो। अलग अलग मेथड्स होता है, आगे पढ़ेंगे हम कि कंसंट्रेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ओके। नाउ कंसंट्रेशन, द सर्कल ऑफ अटेंशन, ये सारी चीजें वही जो मैंने अभी आपको बताई। आप इसको पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। रिलैक्सेशन इज वाइटल इन ऑर्डर टू कंट्रोल बॉडी एंड माइंड। कि आफ्टर हर दिन जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करें, आपकी बॉडी को और आपकी माइंड को और बॉडी का जो एक सिंक बनाने के लिए आप जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा आराम भी करें, रिलैक्स करें बॉडी को। ठीक है, क्योंकि रिलैक्स करने के बाद ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर निकल कर आएगी। ठीक है, आप इतना भी रिलैक्स नहीं करना है कि खराटे मारने लग जाओ वहां। रिलैक्स मतलब तो रिलैक्स मतलब आपका आप जागृत अवस्था में हो, लेकिन आपकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाए। ठीक है। तो थिएटर में ये सारी चीजें जो है वो अ, अच्छे थिएटर में कह रहा हूँ बताते हैं ये सब चीजें, है ना, बताते हैं वो करवाते हैं। कोई प्ले, जिस दिन प्ले होता है, तो प्ले होने से पहले ही ये रिलैक्सेशन की जो टेक्निक है वो अपनाई जाती है, एक दिन पहले या कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, ताकि बॉडी और पूरी रिलैक्स हो जाए, और जब परफॉर्मेंस का समय आए तो अच्छी परफॉर्मेंस हो, है ना। तो ये तो आज का हमारा पार्ट था। अब थोड़ा सा हमारा यहाँ पे प्रमोशन, क्योंकि ये भी जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीन एक्टिंग का कोर्स है हमारा, ये सारी चीजें हैं जो लिखी हैं यहाँ पर, और बहुत ही कम फीस है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ। आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आप किसी और अपने फ्रेंड्स को या नोन को जो कि रियल में डेडिकेटेडली अपने एक्टिंग को सीखना चाहता है तो हमारे साथ जोड़ सकता है। और ये हमारी फैकल्टी हैं, मिस्टर शुभम कुमार दास, और ये मैं हूं, जो आपको दोनों मिलकर इस तरह का पूरा कोर्स बहुत ही यूनिक मेथड आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है। तो अगली क्लास में हम प्रैक्टिकल 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 के पास दूसरे सेशन में जो लेकर आएंगे टॉपिक, ठीक है, वो टॉपिक हमारा होगा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस का, वो होगा ली स्ट्रेसबर्ग के ऊपर। इनके बारे में हम जानेंगे, जो पिक्चर आपको दिख रही है इनका मेथड क्या था। आज हमने स्टेनिस्लावस्काई के बारे में जाना। बड़ी बड़ी बुक्स हैं, किताबें हैं उनके ऊपर। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वहां जाएं, लेकिन आप बेसिक बेसिक्स आप सब आपको जो है सबको जानना है, इन सभी बड़े बड़े थिंकर्स को, टीचर्स को, ताकि आप इनसे भी बहुत कुछ सीखें और अपने अ, आपकी अभिनय पद्धति में अभिनय के स्तर को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही हम करते हैं कवर। अगले पार्ट में, अगले हम लेसन में इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।